बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट 1। आज जो है हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पीरियड आए। पहला जो पीरियड था वो हमारा कहलाता है क्लासिकल थॉट। दूसरा जो पीरियड है वो हमारा कहलाता है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तीसरा जो पीरियड है वो हमारा कहलाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न ईरा। अब हम बात करते हैं कि पहला जो हमारा पीरियड था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, पायनियर जो थे, बानी जो थे, वो एडम स्मिथ हैं। चूँकि वो हमारा पहला पीरियड था और एडम स्मिथ ने जो है वो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया। उसने अपना जो है वो एक मुकाला लिखा जिस था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम पे एक मुकाला लिखा। यूँ वो जो इकोनॉमिक्स की पहली किताब भी कहलाई। अब चूंकि इंट्रोड्यूस करवाने वाले एडम स्मिथ थे, इसलिए ये एडम स्मिथ जो है फाउंडर कहलाए इकोनॉमिक्स के। अब एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, साइंस है, दौलत की साइंस है, जिसके अंदर उसने बताया कि दौलत को किस तरीके से जनरेट किया जाता है, फिर दौलत को जो जनरेट किया है, जो प्रोड्यूस किया है, इसको किस तरीके से जो है चारों जो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका? नाउ यू आर टू मच लेट। मैं आज का टॉपिक जो सिलेक्ट किया है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजेस जो आई वो कैसे कैसे चेंजेस आई। तो उससे पहले मैं बता रहा था कि हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो पीरियड हैं वो कितने हैं। तो वो मैंने अभी इनको बताया, क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल है और जो है मॉडर्न है। पहला जो था वो एडम स्मिथ थे। तो ये वीडियो आप ना बाद में भी इसको देख लेना, शुरू से जो है। एडम स्मिथ जो था वो पायनियर थे, इसके जो है बानी भी कहलाए। फिर मैंने बताया है कि एडम स्मिथ जो है चूँकि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इकोनॉमिक्स को, इसलिए वो बानी भी कहलाए। उनकी एक डेफिनेशन थी कि इकोनॉमिक्स इज़ आ साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दौलत का इल्म है, कि दौलत को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जो फिर प्रोड्यूस हो गई तो अब जो है इस जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया उनके अंदर जो है कैसे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये उन्होंने एडम स्मिथ ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद जो आगे आगे न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आया। अब ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या था? ये बेसिकली क्लासिकल ही स्कूल ऑफ थॉट था। उन्हीं के पायनियर थे जिन्होंने आके क्लासिकल वालों के ऊपर जो है वो इतराज़ किए, उनको जो है क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करके कुछ उसके अंदर जो है रिफाइनमेंट लाए, चेंजेस लाए। यूं वो फिर क्लासिकल से गया। अब उसके जो पायनियर थे वो थे अल्फ्रेड मार्शल जो थे इनके टॉप ऑफ द लिस्ट थे। इन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये दौलत का इल्म नहीं है, ये जो है सोसाइटी की वेलफेयर का इल्म है। इन्होंने लफ्ज़ वेलफेयर का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा
कि एडम स्मिथ ने तो इकोनॉमिक्स को जो ना वो एक बना दिया है, जो जिसे कहते हैं मादी नॉलेज बना दिया है कि ये जो है मादा परस्ती का जो है वो दर्स देते हैं, ये नॉलेज देते हैं। इकोनॉमिक्स का जो है वो वेलफेयर है, जिससे मुआशरे के अंदर वेलफेयर हो। ये हमारा सेकंड पीरियड कहलाया। अब उसके बाद मॉडर्न, ठीक है। जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो तीन हमारे पास पीरियड्स होते हैं। एक होता है कि जो स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर उसमें चेंजेस आती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आती हैं। उसके बाद फिर जो लेटेस्ट चल रहा है, जो लेटेस्ट इसका जो है वो पीरियड इकोनॉमिक्स का वो है प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो है फिर इसकी जो डेफिनेशन दी, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक रवैये का नाम है, एक एटीट्यूड का नाम है। वो एटीट्यूड कहाँ कहता है कि जब वांट्स जो हैं, जो नीड्स हैं, वांट्स जो हैं वो बेशुमार हों, अनलिमिटेड हों, और उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम हों, थोड़े हों। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हों, रिसोर्सेज थोड़े हों। अब इसके दौरान कौन सा एटीट्यूड अख्तियार किया जाता है, आज जो है एक रैशनल माइंड इस्तेमाल किया जाता है। उस रैशनल माइंड का, उस एटीट्यूड का, उस बिहेवियर का नाम इसने इकोनॉमिक्स रखा, प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ये तीन पीरियड मैंने आपको बताए, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, और उसके बाद फिर मैंने बात की अब प्रोफेसर रॉबिन्स का। अब हम आते हैं अपनी मैक्रो की तरफ। मैक्रो जो है, शुरू में एक ही इकोनॉमिक्स थी, शुरू में एक ही इकोनॉमिक्स थी। 1930 के अंदर जो है फिर एक उस इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब पहले हम बात करते हैं कि ये दो हिस्सों में क्यों तकसीम हुई। क्लासिकल वालों की एक अप्रोच थी, एक थ्योरी थी, इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी। उनमें से एक थ्योरी इसकी ये थी, कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इन मार्केट देर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट। वाई? बिकॉज सप्लाई creates its own demand. Supply is equal to demand. It's mean there is no any production will be remain unsold. When everything is sold, it's mean there is a need of production, and that will be produced with labor. And when labor will be engaged in production, so we can say there is employment, full employment. ये इनकी एक फिलॉसफी थी कि सप्लाई जो है, जो भी मार्केट में सप्लाई आती है वो अपनी डिमांड खुद ब खुद पैदा कर लेती है। जितनी भी मार्केट में बिकने के लिए आएगी वो सारी की सारी बिक जाएगी। जब सारी चीज़ें बिक जाएंगी, इट्स मीन कि मार्केट जो है वो क्लियर हो गई है। मार्केट क्लियर हो गई है, देयर इज नीड समथिंग मोर प्रोडक्शन। फिर उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक हो गया। ये इनकी एक फिलॉसफी थी, एक थ्योरी थी। फिर एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, लेसिस फेयर इकोनॉमी। लेसिस फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि ऐसी इकोनॉमी कि जिसकी अपनी मर्जी है, वो अपनी रिसोर्सेज, अपनी जो है रिसोर्सेज, अपना माइंड जिधर मर्जी इस्तेमाल करें, उन पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का जो काम है वो जस्ट सिर्फ ये है कि डिफेंस प्रोवाइड करना, डिफेंस प्रोवाइड करे। हुकूमत का जो काम है वो डिफेंस प्रोवाइड करे। बाकी अब हर बंदे की अपनी मर्जी है कि वो अपने रिसोर्सेज जहां उसका दिल चाहता है वहां इस्तेमाल करे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी तो यही है, ठीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और फिर कम्युनिज्म
इकोनॉमी, ये इनमें भी आपस में ऑपोजिट हैं दोनों। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये है कि हर बंदे की मर्जी है कि वो अपनी रिसोर्सेज जहाँ मर्जी इस्तेमाल करे, जहाँ वो समझता है कि उसको फ़ायदा पहुँच रहा है वहाँ वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। तो कम्युनिस्टिक जो है, कम्युनिज़म सोसाइटी, कम्युनिज़म जो सिस्टम है वो ये है कि तमाम रिसोर्सेज हुकूमत के अंडर होने चाहिए। किसी बंदे को अख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस कर सके। हुकूमत खुद जो है वो तमाम रिसोर्सेज वो हुकूमत यूटिलाइज़ करेगी और गवर्नमेंट ही लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ही लोगों को शेल्टर देगी, घर भी वही देगी, हेल्थ की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट देगी, एजुकेशन की फैसिलिटी भी वही देगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट टू सोसाइटी। दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड कम्युनिज्म सोसाइटी। ये दोनों जो थे अपोजिट थे, ठीक है। अब जो है ये थी लेसिस फेयर इकोनॉमी, जो एडम स्मिथ ने कहा था कि हुकूमत का काम है सिर्फ डिफेंस देना, अब मेरी मर्जी है, जिसकी मर्जी है, जो मर्जी जहां मर्जी जो है वो अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, ठीक है। अब हुआ यूं कि 1930 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर एक डिप्रेशन आया, एक बहुत बड़ा बहरान आया। अब वो बहरान क्या था कि देयर इज अ फ्लड ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज अ फ्लड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, बट देयर इज नो एनीबॉडी टू हायर टू परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो फ्लड जो था वो ये आया, डिप्रेशन ये आया कि इकोनॉमी, वो जो मार्केट थी वो तो प्रोडक्शन के साथ, चीज़ों के साथ भरी हुई थी, अब खरीदने वाला कोई नहीं था। अब इनके ऊपर जो है फिर जो था केन्स सामने आया। केन्स ने फिर इसको क्रिटिसाइज किया, इसने कहा कि बोलो, वेयर इज योर फिलॉसफी, वेयर इज योर थ्योरी that supply creates its own demand? If supply creates its own demand, so why there is a flood of production, goods and services in the market? फिर केन्स ने जो है उसको क्रिटिसाइज किया और फिर उसने, केन्स ने इसका सोल्यूशन भी दिया। अब फिर वो लोगों ने देखा कि मार्केट जो है भरी पड़ी है चीज़ों के साथ, खरीदने वाला नहीं है। और फिर जब चीज़ें पड़ी हैं मार्केट में तो इट्स मीन देयर इज नो एनी नीड टू मोर प्रोडक्शन। तो फिर क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ें भी पैदा नहीं करेंगे। जब वो चीज़ें पैदा नहीं करेंगे तो फिर देयर इज़ नो नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर वो एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आई। जब अनएम्प्लॉयमेंट आई, लोगों के पास पैसे नहीं, लोगों के पास पैसे हों तो वो चीज़ें खरीदे ना जाके, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने में आई। फिर जो है वो सप्लाई वो सारी की सारी भरी हुई थी। फिर केन्स ने जो है इसको क्रिटिसाइज किया कि कहाँ है जी आपकी फ़िलॉसफी कि जो सप्लाई जो है वो खुद जनरेट कर लेती है, सप्लाई जनरेट कर लेती है डिमांड, तो अब डिमांड किधर है, खरीदने वाले नहीं हैं। फिर इसने इसका सलूशन भी दिया और इसने कहा कि हुकूमत को जो है वो खुद इंटरफियर करनी चाहिए, हुकूमत को जो है इसके अंदर जो है कंट्रोल लेना चाहिए। वो फिर किस तरह करे, फिर वो फिस्कल पॉलिसीज़ और मॉनिटरी पॉलिसीज़ जो हैं वो बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, और फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती है वो गवर्नमेंट जो है खुद जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी, इसको कंट्रोल किया जाता है। जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन लाना होता है, डिफ्लेशन लाना होता है, तो फिर ये सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है इसको कम या ज़्यादा किया जाता है। और कम या ज़्यादा करने के फिर जो है मॉनिटरी जो टूल्स हैं, फिर जो फिस्कल लेवल पे भी टूल्स हैं जिससे ये जो है सर्कुलेशन ऑफ मनी को कम या ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, एक और जो मज़े की एक और आपको बात बताऊं कि केन्स ये था कौन। केन्स जो है
इसने जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर रेवोल्यूशनाइज किया, जो है एक रेवोल्यूशन लाया है। और अगर कहा जाए कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स सारी की सारी उसी की है, तो इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर केन्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये केन्स है कौन, ये भी एक मज़े की बात है। केन्स का ये जो है ब्रिटिश है। केन्स जो है वो बरतानिया में पैदा हुआ, जो है 1800 जो है 1883 के अंदर जो है इसकी पैदाइश है। जो है नहीं 1924 1824 1842 सॉरी 1842 से लेकर आगे 1900 जो है 24 तक जो है इसका टेन्योर कहलाता है। ये जो है ब्रिटिश था। इसका जो वालिद था केन्स का, वो भी इकोनॉमिस्ट था। केन्स का जो वालिद था वो भी इकोनॉमिस्ट था है। और मज़े की बात, केन्स जो है वो शागिर्द है अल्फ्रेड मार्शल का, जो पायनियर है सेकंड जो है पीरियड में, जिसको हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। इसका जो पायनियर है अल्फ्रेड मार्शल, उसका ये स्टूडेंट है केन्स। अल्फ्रेड मार्शल और जो है पीगो, ये दोनों के दोनों ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे। तो वहाँ से जो है ये इसने जो है वो जो है सॉरी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, इन दोनों में से जो है एक है। ये दोनों कोलीग थे, पीगो और अल्फ्रेड मार्शल। तो केन्स जो है इनसे जो है पढ़ा है। इसका वालिद भी इकोनॉमिक्स था। तो यूं जो है शुरू ही से घर से जो है उसको इकोनॉमिक्स की जो है वो एक एजुकेशन मिलना शुरू हुई। तो चूंकि बाप इकोनॉमिस्ट था तो जाहिर बात है फिर वो बच्चे पे असर तो आता ही है उसका। फिर चूंकि खुद भी बहुत बड़ा रिसर्चर था, तो मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है वो है ही इसी के ऊपर, जो इसने थ्योरीज दी। फिर इसने जो है इसकी पब्लिकेशंस भी हैं, इसकी बुक्स भी है। जो मैं ये बता रहा था कि 1930 के अंदर फिर जो है इसने इसको एतराज़ किया। फिर इसने जो है इसका सोल्यूशन भी दिया। फिर इसने कहा कि गवर्नमेंट को जो है वो खुद जो है इंटरफियर करना चाहिए और सर्कुलेशन ऑफ मनी को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, अब क्लासिकल से जो आगे स्कूल ऑफ थॉट चला वो न्यू क्लासिकल चला। ठीक है, अब केन्स ने इनके ऊपर क्रिटिसाइज करके फिर इसने न्यू जो है थ्योरीज पेश की। और यूं फिर वो जो पीरियड चला 1930 से ऑनवर्ड पीरियड चला, वो फिर वो केन्स का पीरियड चला। कहते हैं कि 1930 तक क्लासिकल वाले जो थे वो फारिग हो गए थे। क्लासिकल वालों के जो थॉट्स थे, जो उनकी थ्योरीज थी, जो एक शोहरत थी जिसके जो है ना जिसके ऊपर अमल किया जाता था, वो वाइंड अप हो गई। उसके बाद आगे फिर जो ना केन्स का काम शुरू हो गया। फिर इसकी थ्योरी चली और वो जो पीरियड कहलाया वो केन्स पीरियड कहलाया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ अरसा के बाद केन्स के जो मानने वाले थे, केन्स को जिन्होंने फॉलो किया हुआ था, उन्होंने उठ के केन्स के ऊपर ही इतराज करना शुरू कर दिए। उन्होंने केन्स की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया और फिर उन्होंने नई थ्योरी जो है वो सामने लाए। तो वो जो न्यू जो थ्योरी आगे आई, न्यू जो पीरियड आगे आया, वो फिर कहलाया वो न्यू केन्जियन पीरियड कहलाया। जिस तरह क्लासिकल से न्यू क्लासिकल के मतलब वो लोग क्लासिकल ही के लोग थे, क्लासिकल्स की वैल्यूज को थ्योरीज को फॉलो करने वाले थे, उनके फॉलोअर थे। और उन्होंने उन्हीं पे अपने ही स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर क्रिटिसाइज किया और फिर न्यू उसमें जो चेंजेस लाए, कुछ ना कुछ जो मिसिंग एलिमेंट थे उनको वो सामने लाए, तो वो फिर न्यू स्कूल ऑफ थॉट के लाया। इसी तरीके से केन्स के बाद जो केन्स के फॉलोअर थे वो जो थे कहलाए न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट कहलाए। ये 6-7 पीरियड हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, आपने उनको आउटलाइंस की सूरत में पहले लिख लें सारे,
7-8 कौन से हैं, जिस तरह आ जाएगा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट, न्यू केन्जियन आ जाएगा, मोनिट्रिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट आ जाएगा। इस तरीके से ये पहले आउटलाइन की सूरत में आप लिख लें। फिर आपने हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर 5-5, 7-7, 8-8 लाइनें जो है वो लिखनी है, और जो उनके मेन जो पॉइंट्स हैं कि वो आपने उनके लिख के जो है इस क्वेश्चन को जो वो आपने वाइंड अप करना है। सारे का सारा लिखने नहीं बैठ जाना, उसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करनी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के आपके पूरे चैप्टर निकलेंगे, आगे पूरे आपके जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए यहाँ हम जो है डिटेल से उनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा हम उसका हिंट दे के, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे के हम जो है ना फिर आगे चल के जब डिटेल में बात करेंगे, तो जब आप लिखने लगेंगे तो फिर आपने उस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर जो वो दे रहा होगा उसको 2-3 लाइनों के अंदर उसकी थ्योरी को भी आपने बयान करना है, जो आपने आगे डिटेल के अंदर पढ़ी होगी। बात समझ में आई है जो मैंने अभी बताई है आपको? क्यों भी हबीबुल हक, क्लियर हुई है बात? अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं कि ये जो मैक्रो है ये है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का जो हमारा जिसके ऊपर आप ये स्टडी अप्लाई करते हैं वो जगह, वो एरिया इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, वो जगह, वो एरिया जहां आप इस स्टडी को अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया आपका इकोनॉमी कहलाता है। और ये जो स्टडी है ये आपकी इकोनॉमिक्स कहलाती है। और ये जो रवैया है, ये रवैया है, जो एटीट्यूड है कि आप जो है अनलिमिटेड वांट्स को जो है थोड़े रिसोर्सेज से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। फिर आपका रवैया क्या होता है कि यार जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है उसको ले लो। अब वांट्स और नीड में भी डिफरेंस आ जाता है ना। नीड ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी, ठीक है। वांट्स जो है वो ख्वाहिशात हैं। आप कहते हैं मेरे पास कार हो, मेरे पास जो ना ये एरोप्लेन हो, मेरे पास जो ना वो समंदर के किनारे जो ना एक शानदार किस्म का हट हो, बंगला हो, ये आपकी वांट्स हैं। तो वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं होती। जब आपकी वांट्स जो थी वो फुलफिल होंगी तो उनकी जगह नई जन्म ले लेंगी, न्यू वांट्स आपकी आ जाएंगी। इसलिए वांट्स का जो सिलसिला वो चलता रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता। अब आगे आ जाती है आपकी नीड्स, ज़रूरत। अब इस ज़रूरत के अंदर भी आपकी आ जाती है बेसिक नेसेसिटीज, कि ऐसी चीज़ें जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और जिसके लिए जो है कार्ल मार्क्स जो था ये इकोनॉमिस्ट था। इसने ये कम्युनिज्म का हामी था। ये कम्युनिज्म सिस्टम को चाहता था। ये कहता था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए। गवर्नमेंट ही जो है इसको जो है खुद जो है रोज़गार दे, जॉब भी दे, शेल्टर भी दे, फूड भी दे, हेल्थ भी दे, एजुकेशन भी दे। अच्छा, मज़े की बात ये कि इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट चलता रहा कि कम्युनिज्म, वेदर कम्युनिज्म इज़ बेस्ट और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज़ बेस्ट। ये एक सिलसिला चलता रहा। कुछ कम्युनिज्म को सपोर्ट करते रहे, कुछ जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट करते रहे। अब किसी ने प्रैक्टिकली जो है इसका सलूशन नहीं दिया कम्युनिज्म का। तो ये कार्ल मार्क्स जो था ये वाहिद इकोनॉमिस्ट था जिसने जो है एक प्रैक्टिकली जो है एक कम्युनिज्म का सिस्टम डेवलप किया। इसने बताया कि इस तरीके से जो है कम्युनिज्म जो है वो हम ला सकते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर जो है इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो कम्युनिज्म सिस्टम चल रहा है। तिब्बत के अंदर
जो कम्युनिज्म रशिया के अंदर जो पहले था वो कम्युनिज्म सिस्टम था। तो ये सिस्टम थे विद द पैसेज जो है रशिया फिर जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर आ गया। अच्छा, अब ये दो सिस्टम है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिस्टम, एक जो है वो है कम्युनिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। अब तीसरा जो है वो एक इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम भी है। इस्लामिक इकोनॉमी सिस्टम जो है वो इनके दरमियान में है। वो कुछ इस्लाम जो है कुछ राइट्स देता है लोगों को कुछ काम करने के लिए, और कुछ राइट्स नहीं देता, फुली जो है लोगों को उनके हाल पे नहीं छोड़ देता। वो इस्लाम देखता है कि जहाँ मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है वहाँ इस्लाम जो है ना वो बंदिश लगा देता है, इस्लाम रोक देता है वहाँ। इस्लाम जो है वो जो है किसी का जो है वो इस्तेहसाल नहीं चाहता, किसी का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहता। तो ये जो एक सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर जो है वो आ जाता है। अब जिस तरह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर आ जाते हैं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है। अब कैपिटल जो है, कैपिटल को जाता है इंटरेस्ट, क्योंकि आपने जो लोन लिया होता है बिजनेस करने के लिए उस लोन के बदले में आप इंटरेस्ट देते हैं। यूँ आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाते हैं जो चीज़ को पैदा करते हैं। इस्लाम के अंदर सूद का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को वो काट देता है। अब इसकी नज़र में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 हो गए, लैंड होगी, लेबर होगी और ऑर्गेनाइजेशन होगी। कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि इसने जो है वो एक अमली तौर पे जो है वो सिस्टम दिया कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अब हम बात ये कर रहे थे कैपिटलिस्टिक सिस्टम के हवाले से, फिर मैंने बताया आपको, और हाँ, मैं आपको बता रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये है कि जब आप इकोनॉमी का एक यूनिट की स्टडी करते हैं, जब आप इकोनॉमी को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आप उसकी एक यूनिट की स्टडी करते हैं, तो वो जो स्टडी होती है वो आपकी माइक्रो स्टडी कहलाती है। जिस तरह आप कहते हैं कि एक बंदे की आमदनी, एक फर्म की आमदनी, एक फर्म की प्रोडक्शन, इस तरह जब आप उसको एक बंदे की डिमांड, एक बंदे की सप्लाई, ये जब जुज़वी आ जाती है, पॉइंट्स में आ जाती है, जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी की जो स्टडी होती है वो आपकी माइक्रो है। ठीक है, अब जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थे वो इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते थे। इसने जो है फिर आगे एग्रीगेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसने कहा कि आप जो है एग्रीगेट जब स्टडी हो तो वो एग्रीगेट की स्टडी हो। अब आप इसके अंदर जो है देखेंगे कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो माइक्रो लेवल पे उसका एनालिसिस और होता है। जब आप मैक्रो लेवल पे आते हैं, आप एग्रीगेट में आते हैं तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है, उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर इसने जो कहा कि हम जो इकोनॉमिक्स का अगर इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी करते हैं तो इसके साथ हमें एग्रीगेट लेवल पे भी स्टडी करनी चाहिए। अब ये जो इनकी फ़िलॉसफी, जो इनके थॉट जो है फेलर हुए, उसके बिहाइंड यही रीज़न थी कि ये माइक्रो एनालिसिस करते थे। ठीक हो गया। अब ये मैक्रो एनालिसिस का मतलब है एग्रीगेट। तो आप देखेंगे, आप मैक्रो के अंदर जो ज़्यादा स्टडी है वो ज़्यादा स्टडी आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट की स्टडी है, और उसके बाद जो है नेशनल इनकम की स्टडी है। मोस्टली आपकी मैक्रो चलती ही इसी के ऊपर है, आपकी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर जो है वो फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। फिर मैंने जो कुछ आपको बताया पीरियड्स के मतलब मैंने इनको बताया कि ये इकोनॉमिक्स के चले। फिर मैंने इनको बताया कि ये जो थे, जो डेवलपमेंट आई इसके अंदर के क्लासिकल के बाद न्यू क्लासिकल आ गए, फिर केन्स आ गया, केन्स के बाद न्यू केन्जियन आ गए, फिर जो है मोनिट्रिस्टिक आ गए, जिन्होंने कहा कि हर चीज़ को जो है वो मोनिटरी लेवल के ऊपर ला के उसको
करने की कोशिश की। चलिए जी, थोड़ा थोड़ा जो है मैं आपको इसके अंदर जो है वो बता देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। आपने इसके अंदर ये सारा के सारा नहीं लिखना, आपने मेन पॉइंट 5 5 7 7 8 8 लाइनें जो है ना हर स्कूल ऑफ थॉट के अंदर लिखनी है जो मेन होंगी। लेकिन जी ये आप देखें, क्लासिकल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी ये स्टार्ट ही वो ले रहा, कहता है टिल 1930 1930 तक क्या था, ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 में। व्हाट्स एवर वाज डिस्कस्ड रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय क्लासिकार्डो से। अच्छा, 1930 तक वो कह रहे थे कि हुआ यूं था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इन द रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई खुद ब खुद अपनी डिमांड पैदा करती है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, डैट व्हाट्स एवर इज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इज सोल्ड। जो कुछ भी आपने प्रोड्यूस किया इकोनॉमी वो सारे के सारा जो है सोल्ड होना चाहिए। व्हेन नथिंग रिमेन्स अनसोल्ड, जब कुछ भी अनसोल्ड ना रहा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, इन द इकोनॉमी। मोर ओवर रेफरेंस टू द क्रेडिट मार्केट द क्लासिकल्स वर ऑफ द व्यू दैट सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो सेविंग होती है ना, सेविंग देखो, सेविंग जो है मेरी एक आमदनी थी, इनकम थी, उसके दो पोर्शन हो गए। मैंने एक खर्च कर लिया, अब दूसरा पोर्शन मैंने सेव कर लिया। वो मैंने सेव करके मैंने जो है जो मार्केट है, मनी मार्केट है, मैं डिपॉजिट करवा दूंगा इंटरेस्ट के बदले में, ठीक है। अब वो मैंने सेविंग वहां जमा करवा दी। अब जो इन्वेस्टर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, वो लोन लेगा अपने बिजनेस करने के लिए। वो जो मैंने जमा करवाया, सेविंग मैंने की, वो मैंने आगे मनी मार्केट, तो मनी मार्केट से वो लोन ले लेंगे इंटरेस्ट के बदले में। तो मेरा जो पोर्शन था वो इस तरीके से आगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर चला जाएगा। अब यही वो बात कर रहे हैं, कहते हैं देखो, मोर ओवर रेफरेंस टू द क्रेडिट मार्केट, जहां से ये लोन वगैरह मिलता है, द क्लासिस्ट वर ऑफ द व्यू, क्लासिकल वालों का व्यू क्या था, डेट सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग जो है वो इक्वल होती है इन्वेस्टमेंट। मैंने सेविंग की, मैंने डिपॉजिट करवा दिया, उधर से इन्वेस्टर ने वो लोन ले लिया, वो उसने आगे इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो कहता है सेविंग और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इक्वल है। थ्रू कैसे, थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मैंने लालच किया कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर है उसको कम देना चाहिए, इधर लोन इंटरेस्ट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, दोनों के लिए होगी, तो फिर दोनों जो है वो हम काम करेंगे, इसलिए उसने लफ्ज किया फ्लेक्सिबिलिटी। 10 we see the classical economist on the basis of flexibility of prices, flexibility of rate of interest, flexibility of wages। ये स्कूल ऑफ थॉट थे, वो कहते हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसमें, प्राइसेस में, जो चीज़ों की प्राइसेस है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, रेट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, इसमें लेबर में, तब फिर लेबर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी बोलते हैं जो है वो कितनी मर्तबा जो है, वेलोसिटी जो है कितनी गर्दिश जो है उसकी। सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो रुपया जो है वो सर्कुलेट हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स, वो आपकी उसकी वेलोसिटी के लगेगा। कहते हैं इन सब के अंदर होगा। प्रूव डेट देयर इज ऑलवेज फुल, कहते हैं ये जो चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी है इस वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। आ गया जिसके मतलब हमने बात की, ठीक है। इसने जो है वो फिर अपनी किताब भी लिखी, उसके बाद हिक्शियन मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, मॉडर्न आ गई, फिर ये थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो चेंज फिर आपने जो है इसके अंदर मेंशन करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये केन्जियन जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट थे, ये वो लोग थे जिन्होंने केन्स के ऊपर जो है वो इतराज़ किया,
और ये आगे चल के न्यू स्कूल ऑफ थॉट, ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये वो लोग हैं क्लासिकल वाले हैं जिन्होंने क्लासिकल वालों के ऊपर एतराज़ किया। फिर आगे आया था द न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट, ये न्यू केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट जो थे इन्होंने केन्स के ऊपर एतराज़ किया और फिर जो है नई जो है ले आए। फिर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो ये आप 4-4 5-5 लाइनें जो है इसके अंदर डिस्कस कर लेना, देख लेना कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझसे आप डिस्कस कर लेना। आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है स्कूल ऑफ थॉट्स हमने देखे, फिर थोड़ी हमने डेवलपमेंट देखी। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। आप सब के लिए अच्छी जो है वो अच्छी तरीके से अपने माइंड में आप बात बिठा लें। आप जो पढ़ रहे हैं और जो मेरी वीडियो को देख के आगे स्टडी कर रहे हैं घरों में बैठ के, तो खुसूसी तौर पे 2 चीज़ें अब मेरे जहन में बिठा लें आप लोग। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए अब आपको ये 2 चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी। अब आपको स्टडी जो है वो जिसे बोलते हैं हंगामी हालत में स्टडी, एमरजेंसी लेवल पे स्टडी, अब आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी से जो है आप सब जो है 1 बजे तक की अपनी टाइमिंग सेट करें, 1-1:30 बजे तक आप लोगों ने पढ़ना करना है। नंबर 2, जो सैटरडे नाइट है, जिस तरह वो कल हफ्ता आएगा सैटरडे आएगा, वो आपने फुल नाइट पढ़ना करना है। ये 2 चीज़ें जो है आप तमाम जो मेरी वीडियोस देखे घरों के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ये उनको मैं प्लान दे रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है। आपका जो टाइम है, टाइम लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 1-1:30 बजे तक जो है वो चलना है डेली बेस पे। और फिर जो है सैटरडे नाइट ये मस्ट है, आपने सैटरडे नाइट लगानी है। टाइम देंगे तो आपके ये पेपर निकलने हैं, क्योंकि इसमें 2 पेपर आपके मैथ के हैं, एक मैथ है एक स्टैट है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो रिक्वायर्ड है ग्रिप, और ग्रिप तब आएगी आपकी प्रैक्टिस से। फिर आगे 2 पेपर आपके आ जाते हैं, मैक्रो आ जाता है, माइक्रो आ जाता है, वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, वो मांगते हैं आपके कॉन्सेप्ट और आपकी इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी मांगते हैं, गाइड नहीं मांगते। तो अच्छे तरीके से सुन लें जो मेरी वीडियो को देख के तैयारी कर रहे हैं कि गाइड के मैं सख्त खिलाफ हूँ। गाइड और अप टू डेट पेपर देख के तैयारी करना, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। स्टडी करनी है, थॉरली स्टडी करें। हाँ, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक गाइड ले ली, उस गाइड के अंदर 6 की 6 किताबें आ गई, तो कभी भी ऐसी स्टडी आप लोगों ने नहीं करनी। गाइड लें तो गाइड को जस्ट पढ़ें, देखें कि इसने क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर डेफिनेशन वगैरह अच्छे तरीके से उसने जो है वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव करके वो चीज़ें दे देता है, उसको आप पढ़ लें। लेकिन स्टडी जो आपने करनी है वो बुक से करनी है, अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लें, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें। और सैटरडे नाइट आप लोगों ने लगानी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हबीबुल हक आपने क्या करना है, आपने नाइट जब आप पढ़ें 1-1:30 बजे तक पढ़ के जितना आप स्टडी कर चुके हैं आज रात, मतलब जो आपने मुझे मैसेज करके सोना करना है। व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज करें कि मैंने आज इतना पढ़ा है, ये चीज़ें हैं, तो वो आपने डेली के डेली मुझे अपनी रिपोर्ट देनी करनी है कि आपने कितना पढ़ा है। फिर मैं आपको जो प्लान देता रहूँगा कि आपने ये चीज़ें करें, पहले ये करें, तो आपने उसके मुताबिक करना है। बात समझ में आ गई आप सब लोगों को कि 1-1:30 बजे तक पढ़ना शुरू कर दें। दूसरे नंबर पे सैटरडे नाइट आपकी मस्ट है, उसके बगैर आप लोगों ने नहीं, बहुत मुश्किल है। लेना तो दूर की बात, इन फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालना मुश्किल है। जिस तरह अब टाइम थोड़ा रह गया है, तो इसलिए ये 2 चीज़ें आप लोगों ने अपने ऊपर जो है वो लाजम करनी है। बाकी जैसे मैं ये डे सीरीज़ की सूरत में जो है वो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे जो चीज़ें मेरी ये अपलोड होती जा रही हैं, आप भी इन चीज़ों को साथ साथ तैयार करें। और प्लस इसके साथ आप जो दूसरा पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है कि आप वो लीस्ट मेरी जो डे सीरीज़ की जो वीडियोस हैं इसके ऊपर जो है ना इतना जो है वो आप ज़रूर जो है वो सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। मेरी कोशिश ये है कि ये जो डे सीरीज़ है इसके अंदर मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी बुक्स के, वो सारे के सारे मैं कवर करवा दूं।
और साथ साथ मैं जो है वो वाइट बोर्ड की मदद से वो मैं मैथ भी करवाता भी जा रहा हूँ। आई होप कि अगर आप उसको देखेंगे आप ये फिर कोई समझने के हवाले से किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। आई होप कि ये जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अच्छा, ये सारी वीडियो जो है ना ये यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगी। मैंने अब फेसबुक के ऊपर जो है वो ख़त्म कर दी हुई है। मैंने वहाँ जो है आपके नोट्स के लिए एक पेज बनाया है, MA इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम, उधर वहाँ पड़े हुए हैं। और फिर मैंने एक ग्रुप बनाया है MA इकोनॉमिक्स फैमिली के नाम पे। उस ग्रुप के अंदर हमने डिस्कशन जो करनी है, जो वैसे हमने पूछना है, वो हमने रखा हुआ है। और वीडियोस आपकी जो है यूट्यूब पे हैं। और अब इसके लिए भी मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट का नाम मैंने बना दिया हुआ है डे सीरीज। ठीक है, MA इकोनॉमिक्स डे सीरीज। तो आप डे सीरीज में जाएंगे तो ये डे सीरीज के अंदर जो वीडियोज हैं वो सारी की सारी आपको कंपाइल हुई वहाँ मिल जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।